एनपीए 31/5/2026। क्वेश्चन नंबर 1, वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी रहमतुल्लाह सियानी द्वारा। इस अधिवेशन में कांग्रेस के सर्वप्रथम गाया गया था वंदे मातरम, जो कि राष्ट्रगीत है। इसको राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और 24 जनवरी को इसे अपना लिया गया। तो राष्ट्रगीत है ये, याद रखना। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसका भाग है? आनंद मठ का भाग है। आनंद मठ कब आई थी? 1882 में आनंद मठ आई थी। और आनंद मठ का भाग है। आनंद मठ में क्या लिखा हुआ मिलेगा? सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलेगा। इसको जो ये वंदे मातरम है ना, इसका संगीत किसने दिया था? वंदे मातरम, वंदे मातरम ऐसे गाते ना, जादूनाथ भट्टाचार्य ने इसका संगीत दिया था। और पत्रिका सबसे पहले अगर ये प्रकाशित कहां हुआ था अगर हम बात करेंगे तो 1875 में बंग दर्शन नाम की एक पत्रिका आई थी, उसमें वंदे मातरम सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। बाद में आनंद मठ में इसे प्रकाशित किया गया बुक में, और फिर उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में इसे कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यूएई और यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान निम्नलिखित को क्या उपहार दिए गए? अलग अलग जगह से इन्हें वहां के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान भी मिले हैं, लेकिन इन देशों को क्या क्या दिए गए? अब वो मजाक की बातें हैं, वो सब की यार उसको मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी, वो सब बातें नहीं करेंगे। वो कॉमेडी के पर्सपेक्टिव में ठीक है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पूछा जा सकता है? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को क्या दिया गया? हाँ ठीक है, मेलोडी दी गई टॉफी। मूंगा, मेन मूंगा है। मूंगा, सिरोई सिल्क, दुपट्टा, ये तीन चीजें दी गई। और मूंगे के बारे में हमें यहां पे अब बात करनी पड़ेगी कि मूंगा भारत में जो सिरुई सिल्क है, ये सिरुई सिल्क बेसिकली एक सिल्क नहीं है, ये मूंगा नहीं है, रेशम नहीं है। ये एक फूल की प्रजाति है जो कि एक प्रकार का फूल है और जो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, सॉरी मणिपुर में पाया जाता है, और बहुत ही लिमिटेड मात्रा में ये फूल पाया जाता है। इससे बना हुआ सिल्क लेके गए थे मणिपुर से प्राप्त होने वाला सिरुई सिल्क, जो मिलोनी को दिया। इसके अलावा मूंगा असम से, उसके भी वो लेके गए थे, सिल्क लेके गए थे मूंगे की, है ना। तो सिल्क कहां कहां किस किस जोड़े मिलाने को आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब कैसे आएगा? इरी रेशम कहां पाया जाता है, टसर रेशम कहां पाया जाता है, मूंगा रेशम कहां पाया जाता है, शहतूत रेशम कहां पाया जाता है, ये पूछा जाएगा। जो मूंगा रेशम है, मूंगे की एक रेशम की प्रजाति है मूंगा रेशम, बहुत फेमस है। तो किन किन राज्यों में क्या क्या मिलता है? इरी रेशम कहां मिलता है? असम में। मूंगा रेशम, इरी और मूंगा असम, इरी मूंगा असम। और सहतूत रेशम झारखंड, टसर रेशम झारखंड, ये याद रख लेने। टसर, सहतूत झारखंड, इरी मूंगा असम, ये दोनों तीन चीजें ले गए थे। सिरुई सिल्क आपने पता है, सिरुई सिल्क एक प्रकार का फूल होता है, उससे बना हुआ सिल्क जो है वो लेके गए थे, जो मणिपुर में पाया जाता है। वो इन मूंगों का हिस्सा नहीं है, कह दिया जाता है उसे सिरुई सिल्क, जो होता ही उस टाइप का है। नेक्स्ट अगला, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को क्या दिया उन्होंने? गुजराती रोगन पेंटिंग, और गुजरात के आम, गुजरात के, मेघालय के अनानास, और इतना ही दिया ना। तीसरा, स्वीडन के प्रधानमंत्री लद्दाख ऊन स्टॉल, हाँ लद्दाख ऊन का स्टॉल स्वीडन के प्रधानमंत्री। लोकटक चाय, लोकटक झील मणिपुर में, केबुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से हिरन के लिए प्रसिद्ध है? भौंकने वाले हिरन, उनके लिए प्रसिद्ध है ना। तो लोकटक चाय वही लोकटक झील से संबंधित है। नेक्स्ट, इटली के राष्ट्रपति संगमरमर के बॉक्स में भीमसेन जोशी का शास्त्रीय गायन की एक डिस्क वो गिफ्ट की है। भीमसेन जोशी बहुत बड़े शास्त्रीय गायन है, कर्नाटक संगीत से संबंधित थे, और है ना, कर्नाटक संगीत से। और एक महिला MS सुब्बालक्ष्मी की सीडी, इनकी सीडी और भीमसेन जोशी की कर्नाटक संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है, आइसलैंड के प्रधानमंत्री, आइसलैंड के प्रधानमंत्री को दी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जब 1953 में एवरेस्ट फतह करने गए थे, तो अपने साथ एक ले गए थे कुल्हाड़ी, जिसको कहते थे एवरेस्ट कुल्हाड़ी। तो वही कुल्हाड़ी की एक प्रति दी गई इनको, तेंजिंग नॉर्गे और इनको। इटली के, नीदरलैंड के PM
मछली के डिजाइन की मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग की खास बात क्या है, कोई भी जगह कोई भी एक हिस्सा खाली नहीं छूटता, उसमें रंग बिरंगी चित्रकारी होती है अंदर और जगह नहीं छोड़ी जाती, बिल्कुल डिजाइनिंग बहुत फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष चोटी 15 का नाम एवरेस्ट कर दिया गया? 1854, 1830 से 43 तक, शायद 1830 से 43 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे थे जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पे इसका नाम एवरेस्ट कर दिया गया। इसका नाम था चोटी 15। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है और नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है एवरेस्ट को। एवरेस्ट अगर कहा जाए कि किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है हिमालय की, तो महालंगूर श्रेणी का हिस्सा है, महालंगूर श्रेणी का, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस उत्तराखंड के पहले एवरेस्ट पर्वतारोही? हरीश रावत 1965। हरीश रावत 1965 उत्तराखंड के पहले एवरेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर, अभी हाल ही में एक दिन में सर्वाधिक एवरेस्ट पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, 274 पर्वतारोही एक ही दिन में चढ़ गए इस बार 2026 में, और 2026 में ये रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले इससे कम थे, 274 पर्वतारोही एक ही दिन में एवरेस्ट फतह कर दिया। और एक गुजरात के तिवारी जी भी थे, उसमें उनका डेथ हो गई उस एक्सकवेशन में, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उनके परिवार ने कहा कि उनको वहीं दफना दिया जाए, वहीं रहने दिया जाए मतलब। क्वेश्चन नंबर 5, IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त प्राय प्राणी सैलामेंडर भारत में कहां पाया जाता है? सैलामेंडर दार्जिलिंग में, एक लिमिटेड एरिया में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और ये अति क्या है, खतरे वाले प्रजाति है, मतलब इसको कहेंगे हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इसके संरक्षण का काम कर रही है एक महिला, उसका नाम है बरखा सुब्बा। बरखा सुब्बा को 2026 का एक अवार्ड मिला है, विटली अवार्ड, जिसको कहते हैं ग्रीन ऑस्कर। 2026 का ग्रीन ऑस्कर किसको दिया गया? बरखा सुब्बा को दिया गया, इन्हीं के संरक्षण के लिए, सैलामेंडर के संरक्षण के लिए। सैलामेंडर होता क्या है? सैलामेंडर एक मिक्स प्रजाति है मेढक और छिपकली की जैसी। हालांकि मेढक छिपकली की दोनों में से केवल छिपकली के परिवार का कहा जाएगा, क्योंकि क्यों कह रहा हूं मेढक और छिपकली? मेढक के जैसे पैर होते हैं इसके, और छिपकली जैसा इसका दिखने का आकार होता है, इसकी पूंछ होती है। और इसकी खास बात ये होती है कि इसके पैर, और जैसे छिपकली की पूंछ अगर काट दी जाए तो दोबारा से आ जाती है, इसके पैर और पूंछ फिर से आ जाती है, और बहुत ही रंग बिरंगी होती है, थोड़ा सा अलग होती है उस परिवार से, छिपकली की परिवार से। तो बहुत ही लिमिटेड एरिया में सिमट के रह गई है, तो इसके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। सैलामेंडर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, IUCN की बात की, IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और इसने अपनी रेड लिस्ट निकालना कब से शुरू किया? 1964 से अपनी रेड लिस्ट निकालता है। IUCN रेड लिस्ट निकालता है ना अपनी, विलुप्त प्राय प्राणी, कवक और पादप, इन तीनों की लिस्ट निकालता है हर साल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2006। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की स्थापना 2006 में हुई थी। और किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन काम करता है। एक कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वन मंत्री। और क्या थी इसकी इंपॉर्टेंट बात, बताइए, बोलिए। हाँ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण। तो बाघों के संरक्षण के लिए जो 1973 में हमारी बाघ परियोजना आई थी, उसी को सपोर्ट करने के लिए बाघ की जनसंख्या में कुछ इतना खास काम नहीं हो रहा था ना, इसीलिए बाघ प्राधिकरण बनाना पड़ा, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण। फिर उसके बाद 2013 में आप ये देखते हो कि क्या बन जाता है, टाइगर प्रोटेक्शन टास्क फोर्स भी आ जाती है एक, बाघों के संरक्षण के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का वाहक जीव कौन है? कुत्ता है। कान्हा नेशनल पार्क में ये देखा जा रहा है। कैनाइन डिस्टेंपर एक प्रकार का वायरस है, और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस कुत्तों से फैलता है, जंगली कुत्ते और आसपास के मवेशी कुत्तों से। तो इसीलिए उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट कर दिया है। 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में भी हैं, नेशनल जो कि टाइगर रिजर्व हैं। जैसे हमारा पहला टाइगर रिजर्व, जो देश का पहला टाइगर रिजर्व ही है, जो पहला एशिया का पहला नेशनल पार्क भी है, और भारत का पहला नेशनल पार्क भी खुद ही यही है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में हेली नाम से स्थापित हुआ था और एशिया का पहला नेशनल पार्क बना था। और 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत पहला टाइगर रिजर्व देश का भी बनाए, पहला टाइगर रिजर्व। देश का 48वां टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड से ही है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क 2015 में बना। तो 2 टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में ही होने के कारण यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया इस कैनाइन डिस्टेंपर के संबंध में। कैनाइन डिस्टेंपर कान्हा नेशनल पार्क और MP में अभी चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहा फुजेराह बंदरगाह किस देश से संबंधित है? UAE से संबंधित है फुजेराह। ये क्या है? फुजेराह एक पोर्ट है, मान लो एक क्या कहेंगे उसे, बंदरगाह की तरह।
तो ये यूएई को जोड़ता है जहां पे हमारा होर्मुज स्ट्रेट है। होर्मुज स्ट्रेट से ठीक आगे की तरफ, एशिया की तरफ अगर आप आएंगे होर्मुज स्ट्रेट से घूम के, तो ये होर्मुज स्ट्रेट के थोड़ा सा आगे है, तो यहां पे से तेल की सप्लाई हो सकती है। होर्मुज बाधित नहीं होगा उससे, होर्मुज से होके नहीं जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये, तो इसीलिए ये डेवलप कर रहा पाइपलाइन कौन, यूएई। दूसरा, हम ऐसा ही एक क्षेत्र हमारे सऊदी अरेबिया का भी है। सऊदी अरेबिया का यानबू और अबकीक, ये बंदरगाह जो है सऊदी अरेबिया से संबंधित है, क्योंकि रिसेंटली तेल हमें चर्चा में रहा है, क्रूड ऑयल चर्चा में है, होर्मुज चर्चा में है, तो ये द्वीप, ये बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन देशों के कंटेक्स्ट में। याद रखना, फुजेरा यूएई, यानबू और अबकीक सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा देवी राज्य यात्रा का वर्णन कीजिए। एक एक पॉइंट जल्दी से बोलते चलिए। नंदा देवी राज्य यात्रा नोटी से होमकुंड तक जाती है। नोटी और होमकुंड दोनों ही चमोली में पड़ेगी। पूरी यात्रा चमोली में ही होती है। 280 किलोमीटर की यात्रा है, 17-18 दिन में ये कंप्लीट होती है। और उसका मायका, जो नंदा देवी हमारी अधिष्ठात्री देवी है राज्य की, तो उनके मायके से होके ससुराल को जाने की ये यात्रा है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों लोग आपस में मिलते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो गढ़वाल से तो ये निकलती है नौटी गांव से। फिर इसके आगे चल के इसमें एक 13वां पड़ाव आता है। 13वें पड़ाव में लाटू देवता। यहां फिर से और क्या होता है, कुमाऊं के लोग सम्मिलित हो जाते हैं। इसी में तो होते हैं, कुमाऊं के लोग सम्मिलित हो जाते हैं। और लाटू देवता को 10वें पड़ाव में होते, 10वें पड़ाव में कौन सा है, बाणगांव, नंदकेसरी। यहां से कुमाऊं के लोग सम्मिलित होते हैं और कुमाऊं की जो नंदा देवी यात्रा होती है, पहले रात्रि का विश्राम कहां करते हैं कुमाऊं के लोग, माला गांव में। पहली रात्रि विश्राम जो है माला गांव में करते हैं। अल्मोड़ा से होकर जाती है ये और फिर वहां सम्मिलित हो जाती है। 10वां गांव जो है, 10वां पड़ाव जो है वो नंदकेसरी है। फिर उसके बाद 13वां इंपॉर्टेंट है। 13वां लाटू देवता उसमें सम्मिलित होते हैं। नंदा देवी के भारवाहक देवता कहलाते हैं, संरक्षक देवता है नंदा देवी के। इसके बाद बेदनी बुग्याल होके गुजरती है यात्रा। बेदनी बुग्याल से पातर नचोड़िया नाम की एक जगह है, यहाँ पे जो पत्थरों का एक गोला है और उस गोले की चारों तरफ यात्रा करते हैं ये लोग। उसके बाद महिलाएं इससे आगे नहीं सम्मिलित होती हैं और ये फिर चलते हैं आगे। इसके आगे फिर जुराली दर्रा पार करके सीला समुद्र बुग्याल आता है। सीला समुद्र बुग्याल से आगे, और इसी के आगे क्या होता है ना, खाटू, वो आगे अकेला पैदल कहां से चलता है, यहीं पे से। हाँ, इसी के आगे वो खाटू या फिर मेड़ा, जिसको कहते हैं 4 सिंगों वाला होता है वो एक जानवर, तो वो फिर वो इस यात्रा का अंग होता है। वो आगे आगे चलता है, पीछे पीछे क्या चलती है, छंतोली चलती है पीछे पीछे। हाँ, ये आगे आगे चलता है। और बताओ, यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड। हाँ, त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रूट पकड़ के ये वापस आ जाते हैं। इस रूट से जाते हैं, दूसरे रूट से वापस आते हैं। चलिए, फिर किसी और दिन और इंपॉर्टेंट चर्चा करूंगा, टाइम कम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में मदमहेश्वरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में है मदमहेश्वरनाथ मंदिर। नाभि की पूजा होती है यहाँ। किस पर्वत शिखर पे है, चौखंबा पर्वत शिखर पे है। चौखंबा की ऊंचाई 71-38 मीटर ऊंचाई है चौखंबा पर्वत शिखर की। और कोई इंपॉर्टेंट बात, किस शैली में बना है, पांडव शैली में बना है। इसका शीतकालीन आवास ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में ही है। अगला क्वेश्चन है, जमरानी बांध किस नदी पर स्थित है, गौला नदी पर है। और हल्द्वानी में गौला की प्रमुख सहायक नदियां कालसा और करालीगाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अच्छा, इसको प्रस्तावित किस वर्ष किया गया था, 1976 में एनडी तिवारी द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया, जमरानी बांध को 1976 में एनडी तिवारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में सोंग किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी सोंग है। सोंग, सुसवा है ना, बाल्दी, ये सारी सहायक नदियां थी। तो सोंग नदी सुरकुंडा से निकलती है, एक चंदनबाड़ी से चंद्रभागा नदी निकलती है। ये दोनों मिल जाती हैं, चंद्रभागा मिलती है ऋषिकेश में और सोंग नदी मिल जाती है रायवाला में, मिल जाती है देहरादून में। जब गंगा ऋषिकेश में प्रवेश करती है तो चंदनबाड़ी से आने वाली चंद्रभागा नदी यहाँ पे मिल जाती है। मलेथा की कूल किस नदी पर है, इसी नदी पे, चंद्रभागा नदी पे है। इसके बाद सोंग नदी जो कि सुरकुंडा पर्वत से निकलती है, सुरकुंडा देवी मंदिर है टेरी में बहुत फेमस, तो सुरकुंडा देवी मंदिर, तो वहां से सुरकुंडा से निकलती है और मिल जाती है रायवाला में। इससे सोंग की प्रमुख सहायक नदियां बता सकते हो, जाखनराव, वाल्दी, कालीगाड़, सुसवा है। सुसवा की प्रमुख सहायक बिंदाल और रिस्पना, देहरादून की फेमस है, ये पुल है इन पे, बिंदाल पुल, रिस्पना पुल, तो ये फेमस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय की कितनी चोटियों पर पर्वतारोहण की छूट दे दी गई है अभी, 83। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी सरकार पोर्टल पर कितनी सेवाएं ऑनलाइन की हैं,
अपूर्णी सरकार 950 प्लस। राज्य में फिल्म नीति अंतर्गत कितनी सब्सिडी निर्धारित है? 50%। कब से लागू हुई है? फरवरी 2024 से लागू हो गई फिल्म नीति, नई फिल्म नीति। उत्तराखंड में कीवी नीति के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? 70% अनुदान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17-18, राज्य में महक क्रांति 2026-36 ये किससे संबंधित है? क्या है ये महक क्रांति? सुगंधित पुष्पों की खेती, यही तो है ये। दिसंबर 2025 में ये लाई गई और 2026 से ये लागू हो गई है। इसके अंतर्गत जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की सुगंधित पुष्पों का, सुगंधित चीजों का विकास करना है। जैसे डमस गुलाब है, कहां कहां? अल्मोड़ा और चमोली। चमोली और अल्मोड़ा में डमस गुलाब का विकास करना है। दालचीनी नैनीताल चंपावत में, तिमूर पिथौरागढ़ में। ये देखो, ये सब चीजें सुगंध से संबंधित है अपने अपने। दालचीनी से सुगंध आती, ऐसे ही तिमूर से भी सुगंध आती है एक प्रकार की। लेमन ग्रास और मिंट हरिद्वार पौड़ी। तो ये अलग अलग जगह पे इनको विकसित करना है, ये इसका प्रयास है महक क्रांति का। महक क्रांति राज्य के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा याद रख लेना भैया। दिसंबर 2025 लाई गई और 26 से लागू हो गई है। और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य अंतर्गत अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण है? 10%। दिसंबर 2026 में सबसे जो पहला बैच गया था वो आ जाएगा दिसंबर 2026 में इस साल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2020 उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये किससे संबंधित है? रोज चर्चा में रह रहा है ये, पक्का इससे सवाल बनेगा, देखना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र सरकार की प्रोग्राम है, ये राज्य सरकार का नहीं है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके तहत जो सीमांत क्षेत्र हैं जैसे देश के, उनमें बुनियादी विकास, बुनियादी ढांचा विकास, वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं, वहां पे रोजगार की व्यवस्थाएं करना ताकि पलायन कम हो। इसी के तहत हमारे राज्य की भी सीमाएं विदेश से लगती हैं, जैसे चीन, तिब्बत से और नेपाल से। तो इसीलिए इन जो सीमांत क्षेत्र हैं इनके विकास के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये कब आया था? 2023 में शुरू हुई थी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आई थिंक। बताओ, डेट याद है? डेट उतर रही है मेरे दिमाग से, डेट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कब शुरू हुई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? 2023 में हुई थी, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो भारत चीन भारत नेपाल सीमा वाला है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वाड की स्थापना कब हुई? क्वाड्रिलेटरल 2004 में सर्वप्रथम इसको सुनामी के तहत, सुनामी आई थी तब उस समय पे। तो आसियान देशों के तहत जब जापान के प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने कॉइन किया था ये आसियान, ये क्वाड नाम का शब्द। इतना कुछ खास था नहीं है तब, खाली ऐसे ही, मतलब आसियान देशों ने, उसने आग्रह किया कि जुड़ जुड़ के एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं कि उसको हम क्वाड कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि जो हिंद महासागर और प्रशांत का ये जो क्षेत्र है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के, आप यहाँ देखो, ये सारा का सारा हिंद महासागर का क्षेत्र और आगे प्रशांत महासागर का, इसमें उसने अपना प्रभुत्व जमा रखा है चीन ने। तो इसके प्रभुत्व को कम करने के लिए हमें एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा जो ये सब करे। तो इसलिए ये मालाबार युद्धाभ्यास भी होता है इनका एक, ठीक। तो फिर 2004 में कुछ खास हुआ नहीं। 2007 में फिर आसियान का जब पक्का समिट हुआ था, उस समिट में, आसियान सम्मेलन में, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एब अब नहीं रहे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे जापान के। तो 2007 में इन्होंने फिर इसको प्रबल रूप से शुरू किया और क्वाड बन गया 2007 में। भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जुड़ के क्वाड बना दिया इन्होंने मिलके। लेकिन फिर ये शांत पड़ गया। फिर 2017 में फिर से हवाबाजी हो गई, क्वाड। फिर आसियान का ही समिट था 2017 में भी, और तब से ये फिर क्वाड लगातार प्रयासरत है, तब से ये एक्टिव है। तो क्वाड की क्या कहते हैं, मालाबार एक समिट भी होता है, नौसैनिक अभ्यास होता है इसका समुद्र के अंदर, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वाड की पहली वार्ता कब हुई थी, कहां हुई थी? मनीला फिलीपींस में हुई थी 2017 में, ठीक है, ये याद रख लेना। आसियान सम्मेलन में इसकी पहली वार्ता हुई थी मनीला फिलीपींस में 2017 में। शुरुआत जो है, अगर कहेंगे आधिकारिक शुरुआत नहीं है, 2004 में ऐसे ही क्वाड एक विचार आया। 2007 में फिर उन्होंने कहा कि क्वाड बनाते हैं, 2007 में बन गया क्वाड, फिर 2017 में एक्टिव हो गया क्वाड फिर से। क्वेश्चन नंबर 22, गुरुत्वाकर्षण, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं क्वाड को, हाँ याद रखना, QUAD क्वाड। गुरुत्वाकर्षण समीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाधान वैध मैट्रिक किसने खोजा? चुन्नीलाल वैध ने खोजा, चुन्नीलाल वैध। विश्व के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध पर्वत का संबंध हिमालय की लंगूर श्रेणी से, किस प्रसिद्ध पर्वत का? अभी बात की थी, एवरेस्ट का संबंध है लंगूर, महालंगूर श्रेणी से। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस एक मिसाइल का चांदीपुर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप पर सफल परीक्षण किया गया?
अग्नि 1 मिसाइल 700 से 1200 किलोमीटर इसकी रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि, बात की थी अभी बीच में भी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह में मार करने वाली। क्वेश्चन नंबर 25, आरक्षण के संबंध में क्रीमी लेयर के प्रावधान को समझाइए। कर लेना इसको, ये तो किया ही है। आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा क्या कहते हैं, जो मंडल कमीशन आता है उसके बाद 1992-93 के समय में फिर आरक्षण क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आता है। इसके तहत 5 लाख से 8 लाख उसकी सीमा बढ़ा दी गई थी। तो किन किन को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए वो सब बातें उसमें, क्लास 1 क्लास ए क्लास बी के सारे अफसर हो गए, उसके अलावा सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े कैग हो गया, न्यायाधीश हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, ये सब इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये सब बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश। किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। किस पर आधारित है? बौद्ध धर्म पर आधारित है। प्रसिद्ध जहाज महल किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? मध्य प्रदेश से संबंधित है, मांडू में है ये जहाज महल। खिलजी ने बनवाए थे, हैं? अलाउद्दीन, गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। और यहाँ पर अच्छा झील है, इसमें जहाज जैसा दिखता है ना, ये बीचों बीच एक टापू है 2 झीलों के बीच में, झीलों का नाम है कपूर और मुंज। कपूर और मुंज झील है, उनके बीच में एक टापू जैसा है और वो दिखता है जहाज जैसा, इसलिए इसे जहाज महल कह दिया जाता है। प्रसिद्ध जौलजीबी मेला किन 2 नदियों के संगम पे? काली गोरी के संगम पे। किसने शुरू किया था? गजेंद्र बहादुर पाल ने 1914 में शुरू किया था जौलजीबी मेला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राज्य की बॉक्सिंग खिलाड़ी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में रजत पदक प्राप्त किया। खुशी चंद, एक तो पिथौरागढ़ के समीर थे, दूसरे रजत पदक ही जीता था उन्होंने भी, समीर ने, और दूसरा था हर्षवर्धन, कांस्य पदक जीता था। और फिर ये एक महिला, ये भी थोड़ी ध्यान रखना, खुशी चंद, ये भी रजत पदक जीती है महिला श्रेणी में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौसानी के संबंध में 7 बिंदु। सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी से संबंधित है। कौसानी बागेश्वर में स्थित है। कौसानी में गांधी जी आए थे 1929 में, और सबसे पहले 1915 में गांधी जी आए थे ना, हरिद्वार आए थे। उसके बाद गरुड़ गोमती नदी के संगम पे स्थित है, ठीक है। पुराना नाम बलना है इसका, बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं, कौसानी अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। और उनकी शिष्या थी, गांधी जी की शिष्या, 1929 में आए थे, 13 दिन में अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। सरला बहन उनकी शिष्या थी, जिसका मूल नाम है कैथरीन हलाइमन। और 1941 में 1941 में उसने क्या बनाया था? लक्ष्मी आश्रम बनाया था यहाँ पे। और पिनाकेश्वर मंदिर है यहाँ पे, भकोट नामक पर्यटक स्थल है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और बताइए, गोपीनाथ, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गोपीनाथ का भी संबंध रहा है यहाँ से। सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली रही है यहाँ पे। अब ये संग्रहालय बन गया उनका पैतृक घर। कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है कौसानी को। और बताओ भैया, और बताओ, कौन बताएगा? कौशिक मुनि की भी तपस्थली है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बलना इसका पुराना नाम हो गया। एक रचना लिखी थी सरला बहन ने, संरक्षण या विनाश, ये रचना है सरला बहन की, संरक्षण या विनाश, सरला बहन। पिनाकेश्वर मंदिर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, राज्य अंतर्गत एक जिला 2 उत्पाद योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले में क्या उत्पाद फेमस है? एपण और फल संस्करण। बागेश्वर में ताम्र शिल्प और कीवी। अल्मोड़ा में बाल मिठाई और ट्वीड। ट्वीड क्या होता है? ट्वीड ऊनी बुनाई के वस्त्र होते हैं, ट्वीड। चमोली में गुलाब जल और हथकरघा उत्पाद। हरिद्वार में शहद और गुड़। ऐसे ही चंपावत में शहद और लोहे के उत्पाद, लोहाघाट। देहरादून में बेकरी उत्पाद और मशरूम। रुद्रप्रयाग में चौलाई और मंदिर के अनुकृति हस्तशिल्प। मंदिर में जो हस्तशिल्प होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रुद्रप्रयाग की, वो एक लेके जाते हैं लोग जब रुद्रप्रयाग जाते हैं, तो रुद्रप्रयाग मंदिर का वो लकड़ी का बना हुआ। नेक्स्ट, पौड़ी में हर्बल मेडिसिन और लकड़ी के शिल्प, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहीं तक हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 भौगोलिक संकेतक है, इसको बना लेंगे, फिर चर्चा कर लूंगा 32 की। 33 लंबा है क्वेश्चन। राज्य के संदर्भ में हाउस ऑफ हिमालय से आप क्या समझते हैं? ये एक ब्रांड है, हाउस ऑफ हिमालय। कब इसको शुरू किया गया था? भूल गए? दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर समिट हुआ था। जनवरी में या दिसंबर में? दिसंबर 2023 में। हाँ, इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी कि भैया हाउस ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक ब्रांड बनाया। जैसे आप, अरे ब्रांड क्या चीज होती है? जैसे आप टूथपेस्ट खरीदते हो तो आप कहते हो, क्या कहते हो? कोलगेट देना। कोलगेट कोई पेस्ट थोड़ी, पेस्ट का नाम कोलगेट नहीं है ना, वो ब्रांड है कोलगेट।
लेकिन लोगों के दिमाग में बस गया है अब, वो शब्द बस जाता है दिमाग में। जैसे आप, और कोई ऐसी चीज है जो आप कहते हो और आपको ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप बोलते हो, जैसे जाते ही आप बोलते हो कोलगेट दे दो, आप ये नहीं बोलते हो कि पेस्ट दे दो। ब्रांड ने नाम इतना बड़ा कर लिया अपना। आप जाते हो दुकान पे, जाते हो, कहते हो मैगी दे दो, आपको यिप्पी खानी हो चाहे आपको कुछ और आटा मैगी खानी हो, आपको मैगी है। मैगी एक ब्रांड है, उसने अपना नाम इतना बड़ा कर लिया है कि वो उस उत्पाद से भी बड़ा नाम हो गया उसका। तो इसी तरह ब्रांड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ब्रांड जो है, ऐसे ही एक ब्रांड बनाया गया है, हाउस ऑफ हिमालयाज। हाउस ऑफ हिमालयाज, तो ये ब्रांड के अंदर सब चीजें, राज्य की जो जो पहाड़ी राजमा, पहाड़ी जो जो गहत वहत, ये सब चीजें, अब उसके लिए नाम नहीं था ना अभी तक, तो नाम अब मिल गया तो ये बिकेगा। नेक्स्ट, अगला लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ बस हो गया, लास्ट क्वेश्चन यही था। थैंक यू।